हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्वेंट इंग्लिश हाई स्कूल। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? तो लास्ट लेक्चर में हमने मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है वो देखा था। तो क्या मिला था हमें? फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। क्रॉस हटाते हैं तो साइन थीटा आता है, तो हमें फोर्स का फॉर्मूला मिला था फाइनली आई एल बी साइन थीटा, राइट। और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे। अब आज हमें देखना है बायो सावर्त लो, और बायो सावर्त लो के ऊपर से सर्कुलर कॉइल जो होती है उसका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, और एक न्यूमेरिकल देखेंगे। तो इतनी तीन चीजें देखनी, और ये तीन चीजें मोस्ट आईएमपी है, ठीक है। उसमें से जो सर्कुलर कॉइल वाला है वो तो मोस्ट आईएमपी है। तो ध्यान से आज का लेक्चर देखना है, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है आप लोगों को, और फिर अपनी नोटबुक में लिख लेना है लर्न करके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेन द बायो सावर्त लॉ फॉर द मैग्नेटिक field proposed by a current element, give the direction of the magnetic field and define the unit of it। तो एक करंट बायो सावर्त लॉ लगाना है मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग एलिमेंट पे। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये करंट कैरिंग एलिमेंट वायर है, इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड मुझे फाइंड करना है। किसके अकॉर्डिंग? बायो सावर्त के लॉ के अकॉर्डिंग, और फिर उसका यूनिट भी मुझे लिखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बायो सावर्त लॉ एक्चुअली है क्या और उसका इक्वेशन क्या है, ये आपको लर्न कर लेना है। तो क्या होगा वो? तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट आईडीएल, magnetic field of a position vector IDL which is current carrying element at R position is given by dB is equal to this। मतलब कि ये जो IDL है, IDL यानी कि क्या? करंट कैरिंग एलिमेंट, DL यानी छोटी सी लेंथ, और I यानी करंट। तो ये जो करंट कैरिंग एलिमेंट है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड, और उसके लिए जो पोजीशन वेक्टर है R, तो पोजीशन वेक्टर R और IDL हो तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगा? तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड कुछ इतना मिलेगा, जिससे हमने कहना है बायो सावर्त लो, μ0/4 इंटू IDL क्रॉस R अपॉन R3। ओके, ये हमें याद रखना है, बायो सावर्त का लो है। चलो अब उसे एक्सप्लेन कर, अब ये तो हो गया कि ये उसका लो है, लेकिन ये चीज मुझे अब यहाँ पे आके प्रूव करनी है कि कैसा ये वाला इक्वेशन आया। तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं फिगर पे से। तो फिगर में आपको देखना है कि करंट कैरिंग एलिमेंट वायर लिया हुआ है, उसका मुझे इतना पूरा वायर है, उसमें से मैं सिर्फ इतना सा पार्ट की बात कर रही हूँ, जिसे हमने नाम दे दिया है IDL। ठीक है, ये नाम आइडियल दे दिया। तो इतनी पूरी लेंथ है, इसमें से सिर्फ इतनी लेंथ की बात करनी है, यानी हो जाएगा IDL। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इस डायरेक्शन में है, ठीक है। ये हमारा वायर कौन से डायरेक्शन में? ये Y और ये X, और यहाँ पर ये Z डायरेक्शन में मुझे मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है, और यहाँ पे उसका पोजिशन वेक्टर है। तो ये मुझे क्या मिला? यहाँ पे थीटा मिल रहा है, एंगल बन रहा है, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पे देखेंगे फिगर नंबर 1, इल्यूस्ट्रेशन ऑफ द बायो सावर्त लॉ। बायो सावर्त लॉ का इल्यूस्ट्रेशन है। चलो अब जिसमें ये जो क्रॉस है वो क्या है, तो वो देखेंगे। द करंट एलिमेंट IDL प्रोड्यूस फील्ड DB एट अ डिस्टेंस R डिस्टेंस पे वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। अब यहाँ पे जो क्रॉस की साइन है, द क्रॉस साइन इंडिकेट दैट द फील्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। परपेंडिकुलर कैसे हो गई? ये हमारा प्लेन कौन से डायरेक्शन में? ऐसे जा रहा है, ऐसे, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे? ऐसे। तो इन दोनों के बीच में ये कितना एंगल हो गया? 90 का एंगल हो गया कि नहीं? तो परपेंडिकुलर हुआ ना एक दूसरे को, एग्जैक्ट। तो ये जो क्रॉस वाली साइन है वो क्या इंडिकेट कर रही है कि प्लेन और ये जो मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के कैसे है? परपेंडिकुलर है। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द बायो सावर्त लॉ, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड इज DB। मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड इज अ DB। अब जो DB है ये, अकॉर्डिंग टू बायो सावर्त लॉ, द मैग्नेटिक फील्ड DB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट I थ्रू द कंडक्टर। यानी कि ये जो यहाँ पे I दिख रहा है उसकी बात करें, तो DB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? I। फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? DL। देन ये R, इधर एक R है और ये R³ है, तो नीचे सिर्फ R² बचेगा। ये एक R और नीचे से R कट हो गया, तो क्यूब की जगह पे R² बचेगा। तो DB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, R² नीचे आया तो इनवर्सली हो जाएगा, तो DB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। ठीक है, इस तरह से मुझे मिलेगा। और एक और रह जाएगा, क्रॉस हटाऊंगे तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा कि नहीं? ये क्रॉस हटाएंगे, साइन थीटा, तो DB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। इतनी चार चीजें मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। चलो, तो DB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट I, यानी हम लिखेंगे DB प्रोपोर्शनल I। DB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ DL, तो हम यहाँ पे लिखेंगे DB प्रोपोर्शनल टू DL। फिर DB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, तो हम लिखेंगे DB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा।
और नीचे यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर होगा कि नहीं, तो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस आर ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द करंट एलिमेंट। आर यानी कि क्या है, पी से लेके करंट एलिमेंट तक का बीच का डिस्टेंस, तो डीबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। तो ये 1 2 3 4 इन चार को कंबाइन करूंगी तो मुझे कुछ इस तरह का मिलेगा। तो कंबाइनिंग ऑल दीज 4 फैक्टर्स वी गेट डीबी प्रोपोर्शनल आई डी एल साइन थीटा। ये सब कैसे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये सब ऊपर आएंगे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, ठीक है। और ये इनवर्सली है तो ये नीचे आएगा, तो मुझे मिलेगा डीबी प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो लिखा है, अब इसमें से मुझे क्या करना है, इसको मैं मल्टीप्लाई बाय आर करूँ तो नीचे भी मल्टीप्लाई बाय आर हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे आर हो गया और नीचे आर से मल्टीप्लाई करूँ तो आर स्क्वायर तो है ही, और एक और आर दे दूँ तो आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब तो ये मुझे कुछ इस तरह का मिल गया। अब इधर प्रपोजनल की साइन मुझे हटानी है, तो पहले तो साइन थीटा हटा के मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, क्रॉस लगा दिया, आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब एज इट इज। फिर दूसरा पॉइंट मुझे क्या करना है, प्रपोजनल की साइन हटा के मुझे इक्वल टू कांस्टेंट लगाना है। क्या लगाना है, इक्वल टू कांस्टेंट। तो देखो डीबी एज इट इज, अब आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब एज इट इज, सिर्फ ये जो प्रपोजनल है उसकी जगह पे मैंने लगाया म्यू 0 अपॉन 4 पाई। तो ये जो म्यू 0 अपॉन 4 पाई है वो क्या हो गया, एज ए कांस्टेंट हमने लिया। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ये उसका डिफाइन था, ये उसका फॉर्मूला है, यहाँ से हमने उसे एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया। तो 1 2 3 4 ये 4 चीजें याद होनी चाहिए, कौन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और कौन इनवर्सली है। मिक्सअप करोगे इतना मिलेगा, दोनों बाजू आर से मल्टीप्लाई करो इतना मिलेगा, साइन थीटा हटा देंगे तो बीच में क्रॉस आ जाएगा, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। इन इक्वेशन नंबर 1 म्यू 0 अपॉन 4 पाई इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, है ना, हमने कांस्टेंट की जगह पे इक्वल टू कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की जगह पे हमने म्यू 0 अपॉन 4 पाई रखा था, तो वो क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। एंड म्यू 0 इज द वैक्यूम परमिएबिलिटी, और म्यू 0 क्या है, वैक्यूम के अंदर की परमिएबिलिटी होती है, जिसकी वैल्यू फिक्स है। अक्षय चैप्टर में ये चैप्टर, उसके बाद वाला चैप्टर, उसके पीछे सारे कई चैप्टर के अंदर जहां जहां म्यू 0 वहां आपको उसकी वैल्यू लगानी है। म्यू 0 इज इक्वल टू 4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁷, और उसका ऐसा यूनिट है टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एम्पियर, ओके। तो वापिस से म्यू 0 अपॉन 4 पाई क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, बट म्यू 0 किससे जाना जाता है, वैक्यूम परमिएबिलिटी से जाना जाता है, और म्यू 0 की वैल्यू है 4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁷ टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एम्पियर। तो ये तो म्यू 0 की वैल्यू हुई। अगर मुझे म्यू 0 अपॉन 4 पाई की वैल्यू फाइंड करनी हो तो लिख दो म्यू 0 अपॉन 4 पाई। चलो म्यू 0 की वैल्यू कितनी है, 4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁷, और 4 पाई एज इट इज लिख दो, 4 पाई कैंसल, तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई की वैल्यू मुझे मिलेगी 10⁻⁷ टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एम्पियर। तो खाली म्यू 0 की वैल्यू के तो इतनी, और अगर म्यू 0 अपॉन 4 पाई की वैल्यू के तो 10⁻⁷, यूनिट तो दोनों का सेम ही है, ठीक है। अब द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इज गिवन बाय, अब जो इक्वेशन नंबर 1 मुझे आगे मिला था ना, उसको सिर्फ मुझे मैग्नीट्यूड में रखना है, तो वो कैसा हो जाएगा, मोड डीबी इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल आर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। इतना मुझे मिला था कि नहीं, अब उसको क्या करेंगे, तो मुझे मोड में रखना है, तो मोड में रखने के लिए साइन थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, क्रॉस का साइन आ जाएगा, तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं म्यू 0 अपॉन 4 पाई मोड में आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। तो आपके ऊपर जा रहा है, आपको ये याद रहता है तो ये याद रखो, ये याद रहता है तो ये याद रखो, बेटर है कि आप ये याद रखो, ठीक है। अब जैसे कि हमें पता है आर और आर क्यूब में से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा, म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरा फाइनली बायो सावर्ट के लॉ पे से मुझे इक्वेशन मिलेगा, डीबी इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो एक आपको कंफ्यूजिंग पॉइंट यहाँ पे होगा कि मैम आर क्यूब कब रखे और आर स्क्वायर कब रखे, तो एकदम इजी है, अगर ऊपर आर होगा तो नीचे आर क्यूब होगा, ओके, और अगर ऊपर आर नहीं होगा तो नीचे आर स्क्वायर होगा, राइट। अगर यहाँ पे आर है तो नीचे आर क्यूब होगा, लेकिन जब आप आर आर कैंसिल करोगे तो अगर ऊपर आर नहीं हो तो नीचे आर स्क्वायर होगा। इस तरह से लॉजिक लगा के याद रखना है, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन नंबर 2 है उसके ऊपर से मैं क्या लिख सकती हूँ, so the direction of the dB is the direction of the perpendicular to the plane of a cross product of the IDL
एंड द आर। जो डायरेक्शन ऑफ द डीबी है वो कैसी है, परपेंडिकुलर है, लेकिन किसके परपेंडिकुलर है, तो भाई ये जो क्रॉस की साइन है वो किस किस के बीच में लगती है, आईडीएल और आर के बीच में लगती है। तो डायरेक्शन ऑफ द डीबी इज द परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द या द प्रोडक्ट ऑफ द आईडीएल एंड द आर which is inside of the plane of a paper which is indicated as cross sign near the point। एक तो परपेंडिकुलर तो है ही, डायरेक्शन ऑफ डीबी आइडियल और आर के प्रोडक्ट के परपेंडिकुलर तो है, साथ में वो क्या है, पेपर के इनसाइड जा रही है, अंदर की साइड जा रही है। वो कैसे पता चलेगा, तो ये जो क्रॉस के साइन है वो हमें ये इंडिकेट कर रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर से पेपर के अंदर की साइड जा रहा है, इनसाइड जा रहा है, ऐसे ऊपर से आके इनसाइड जा रहा है, अंदर की साइड। तो जब भी क्रॉस होगा तो क्या समझना है कि मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ जा रही है, इनसाइड जा रही है। ओके, तो ये तो हो गया मेरा बायो सावर्ट का लो। अभी मैंने आके बोला था वैसे बायो सावर्ट के लो पे से सर्कुलर कॉइल है उसका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, और जो कि मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। सो द क्वेश्चन इज मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप। तो ये आपका टॉपिक है, उसका क्वेश्चन कैसे आ सकता है, तो आपको तो क्वेश्चन याद रखना है। अप्लाई बायो सावर्ट लो टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग लूप एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द लूप। तो ये करंट कैरिंग लूप है, इसके एक्सिस के ऊपर कोई एक पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड बी फाइंड करना है यूजिंग द बायो सावर्ट लो, बायो सावर्ट का लो का यूज करके। अब ये पूरा थियरी आप समझो, उसके पहले आपको यहाँ पे फिगर समझना जरूरी है, ठीक है। तो फिगर के लिए सबसे पहले हम लेंगे कि करंट कैरिंग लूप है, इसका सेंटर वो क्या है, ओ है। सेंटर ओ पे से ये जो करंट कैरिंग लूप है वो कौन सी एक्सिस के ऊपर है, तो कि वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, और वो एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट आपको पी ले लेना है, और वो पॉइंट पी के ऊपर आपको मैग्नेटिक फील्ड बी फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो करंट कैरिंग लूप है उसका सेंटर ओ है, उसका रेडियस कितना है, तो कि कैपिटल आर है। फिर एक ओ से लेके एक्स एक्सिस के ऊपर थोड़ा सा दूर पॉइंट पी कंसिडर करना है, एंड देन ओ से लेके पी का डिस्टेंस हमें कितना लेना है, स्मॉल एक्स। तो ये दो चीज फिक्स हो गई, ये रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है, ओ से लेके पी का डिस्टेंस कितना है, एक्स है, और यहाँ पे ऐसे इसको कनेक्ट करूँ तो इसका बीच का जो डिस्टेंस उसे हम ले लेंगे स्मॉल आर। ओके, क्लियर। इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसमें से करंट कितना पास हो रहा है, आई, इस तरह से, ठीक है, क्लियर। और ये जो वाला पार्ट है वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम इतने वाले पार्ट की डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। कंसिडर द करंट कैरिंग लूप विद द रेडियस आर एस और इन द फिगर, अभी बताया वैसे। सेंटर ऑफ द लूप इज ओ एंड द लूप लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। सेंटर ऑफ द लूप क्या है, ओ है, और लूप कहां पर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है। वी वॉन्ट टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट पी ऑन द एक्सिस, और मुझे यहाँ पे जो पॉइंट पी लिया है उसके ऊपर कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड को, और वही उसका आंसर लेके आना है। ओके, लेट एक्स बी द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द सेंटर ऑफ ओ ऑफ द लूप, ठीक है। और ओ से लेके पी के बीच का डिस्टेंस कितना लेना है, एक्स लेना है। द मैग्नीट्यूड डी बी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द डी एल इज गिवन बाय बायो सावर्ट लो। एक तो ये इतना आर है, और ये जो इतना सर्कुलर लूप है उसका मुझे छोटा सा पार्ट लेना डी एल। तो ये जो डी एल के वजह से सर्कुलर लूप के ऊपर जो बायो सावर्ट लो लग रहा है वो कितना होगा, तो वो तो हमें याद ही है, क्या है बायो सावर्ट लो, डी बी इज इक्वल टू म्यू 0.4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। तो अभी आपको याद करवाए, अगर ऊपर हम आर लिख रहे तो नीचे आर क्यूब होगा। ओके, तो म्यू 0.4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, ये बायो सावर्ट का लो है, आपको याद रखना है। अब यहाँ पे द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय, अब इसका क्या लेना है, मुझे मैग्नीट्यूड लेना है, इसको मोड में लिख दो। तो यहाँ पे ये जो आइडियल क्रॉस आर है वो भी मोड में आ जाएगा। सो डी बी इज इक्वल टू म्यू 0.4 पाई। इसको क्यों मोड में नहीं लिख रहे, क्योंकि भाई ये तो कॉन्स्टेंट है, ये प्लस माइनस थोड़ी ना होगा, तो इन दोनों को हम कांस्टेंट यहाँ पे मोड में रख देंगे, आईडीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। अब क्या करेंगे, ये जो क्रॉस हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। और तो चलो यहाँ पे डीबी इज इक्वल टू म्यू 0.4 पाई एज इट इज, क्रॉस हटाएंगे तो आई डी एल आर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। अब ये आर और नीचे आर क्यूब में से एक एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या बचेगा, डीबी इज इक्वल टू म्यू 0.4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, राइट। तो जैसे मैंने कहा था आपको क्या मिलेगा, डीबी इज इक्वल टू म्यू 0.4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर।
लेकिन साइन थीटा कहाँ गायब हो गया, तो ये मैंने ऊपर लिखा कि यहाँ पे डीएल और आर एक दूसरे के कैसे है, परपेंडिकुलर में है। तो साइन थीटा, तो थीटा कितना हो जाएगा 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसलिए यहाँ पे आई डी एल साइन थीटा लिखना होता है, लेकिन वो हो जाता है 1, तो वो हमने नहीं लिखा है। ठीक है, तो मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, डीबी इज इक्वल टू म्यू 0.4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। अब जो मुझे फिगर में देखना है, तो फिगर में देख के मुझे क्या लग रहा है कि स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आप अगर फिगर ड्रॉ करके देखना आगे जो ड्रॉ किए उसमें, तो आर स्क्वायर ऐसे हाइपोटेनियस में था, एक्स स्क्वायर नीचे था और कैपिटल आर स्क्वायर ऐसे था। तो पाइथागोरस का अगर मैं यूज करूँ तो मुझे मिल जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये जो स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू है वो मैं इधर लिख दूंगी। तो मेरा इक्वेशन नंबर 2 ऐसा हो जाएगा, डीबी इज इक्वल टू म्यू 0.4 पाई आई डी एल आर स्क्वायर की जगह पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पाइथागोरस का यूज करके फ्रॉम दी फिगर। ठीक है, अब इतनी चीज तो हो गई। अब मैंने आपको बोला था कि दूसरा वाला भाग हम बाद में देखेंगे, तो चलो हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे ये जो P है उसके बाद में यहाँ पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड B फाइंड करनी, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड वो दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, एक तो साइन थीटा और दूसरा है उसका कंपोनेंट कॉस थीटा। तो जहां पे एंगल बनता है उसे हम कॉस थीटा बोलते हैं, तो उसके अलावा वाला साइन थीटा होगा। सिमिलरली यहाँ पे एंगल बना है तो ये कॉस थीटा और उसके अलावा वाला साइन थीटा। अब यहाँ पे साइन थीटा है और ये जो डीबी है, ये देखो ये डीबी, यहाँ पे डीबी और ये साइन थीटा, तो ये दोनों एक दूसरे के कैसे है, पैरेलल है। तो पैरेलल है तो ये उसका इफेक्ट कैसा हो जाएगा, कैंसल। तो डीबी साइन थीटा की कोई इफेक्ट होती नहीं है, तो सिर्फ इफेक्ट किसकी होगी, तो डीबी कॉस थीटा की होगी। तो आगे जो हम इक्वेशन प्रूव करेंगे तो उसमें हम किसका यूज करेंगे, कॉस थीटा का, साइन थीटा की वैल्यू आएगी नहीं। ओके, so now db can be divided into the two component, x component dbx is equal to db cos theta, परपेंडिकुलर कंपोनेंट डीबी साइन थीटा। तो उसके दो कंपोनेंट आए, एक एक्स कंपोनेंट आया और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट आया। तो एक्स कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, डीबी कॉस थीटा हो जाएगा, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, डीबी साइन थीटा हो जाएगा। हियर डीबी साइन थीटा कंपोनेंट ड्यू टू द डीएल इज कैंसल्ड बाय द कंट्रीब्यूशन ड्यू टू द डायमेट्रिकली अपोजिट डीएल एलिमेंट। एक डीएल कहाँ पर था, यहाँ पर, और साइन थीटा कहाँ पर था, यहाँ पर। तो डीएल यहाँ पर है और साइन थीटा यहाँ पर, दोनों के डायरेक्शन कैसे हो गए, एक दूसरे के अपोजिट हो गए, तो वो उसकी इफेक्ट को क्या करता है, कैंसिल करता है। तो साइन थीटा का हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, तो सिर्फ यूज किसका करेंगे, डीबी कॉस थीटा का। थर्स द ओनली एक्स कंपोनेंट सर्वाइव, सो डीबी इज इक्वल टू डीबी कॉस थीटा। तो मुझे अब क्या यूज करना है, डीबी एक्स इज इक्वल टू डीबी कॉस थीटा। अब इक्वेशन नंबर 4 ध्यान करके देखना है, मुझे इसमें डीबी की वैल्यू तो है, ये रही इक्वेशन नंबर 3 मेरे पास में डीबी की वैल्यू है, मुझे सिर्फ अब क्या चाहिए, कॉस थीटा, राइट। तो कॉस थीटा चाहिए, तो आगे फिगर में से आपको कॉस थीटा देखना होगा। तो कॉस थीटा होता क्या है, तो देखो मैंने हिंट में लिख के दिया है आपको, कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजस्टेनियस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है, एडजस्टेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो अगर आप वहां पे फिगर में से जाके देखोगे तो आपको एडजस्टेंट साइड में मिलेगा आर और हाइपोटेनियस में मिलेगा स्मॉल आर। एडजेसेंट साइड में आपको क्या मिलेगा, कैपिटल आर, और यहाँ पे हाइपो में क्या मिलेगा, स्मॉल आर। तो स्मॉल आर की वैल्यू देखो मैंने यहाँ से रखी है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मुझे आर स्क्वायर नहीं आर चाहिए, तो स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। तो अंडर रूट को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं, बस एग्जैक्ट। तो ये मेरी आर की वैल्यू हो गई। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, लेकिन स्मॉल आर की मैंने यहाँ पे वैल्यू लिख दी है। ठीक है, तो मेरे पास में अब डीबी भी है और कॉस थीटा भी है। डीबी कहाँ से मिलेगा, इक्वेशन नंबर 3 पे से। कॉस थीटा कहाँ से मिलेगा, इक्वेशन नंबर 5 पे से। तो ये 3 और 5, ये 3 और 5 मैं कहाँ रख दूंगी, 4 में रख दूंगी, तो मुझे डीबी एक्स मिल जाएगा, इजी। ठीक है, सो पुट द इक्वेशन नंबर 5 इन इक्वेशन नंबर 4, 5 and 3 इन इक्वेशन नंबर 4, सो वी गेट। चलो डीबी एक्स इज इक्वल टू क्या था, डीबी। तो ये इतनी वैल्यू किसकी है, डीबी की, और ये किसकी है, कॉस थीटा की। चलो अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मिक्सअप कर दो। तो म्यू 0.4 पाई एज इट इज, फिर आई डी एल इंटू आर एज इट इज। अब यहाँ पे ध्यान दो, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कुछ भी नहीं तो क्या समझेंगे, 1। एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 1/2, तो इसकी रेस टू 1 है, इसकी रेस टू 1/2 है, तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2। कैसे होगा, तो यहाँ पे देखो ये 1 है और दूसरी 1/2 है, तो 2 1 जा 2, 2 में 1 ऐड करो तो क्या हो जाएगा, 3, तो ये हो जाएगा 3/2।
तो इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेस टू 3/2 हो जाएगा, इन दोनों का प्लस करेंगे तो। चलो अब ये तो डीबी मिल रहा है, मुझे तो क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बी चाहिए, तो ये तो डीबी मिल रहा है, छोटा पार्ट मिल रहा है, तो हमें पता है अगर मुझे डी मिल रहा हो, डिफरेंशिएट मिल रहा हो, तो मुझे इंटीग्रेशन कर लेने का। सो टू इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन नंबर 6 वी गेट, चलो डीबी का क्या हो जाएगा बी, आगे लग जाएगा इंटीग्रेशन, पूरा इक्वेशन वही का वही, सिर्फ लगा दिया इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन किसके ऊपर लगेगा, जो स्मॉल हो, तो इसमें तो स्मॉल क्या है, सिर्फ डीएल, तो डीएल के अलावा बाकी सब बाहर, तो b इज इक्वल टू म्यू 0 आई आर अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज़ टू 3/2 इंटीग्रेट डीएल। इन शॉर्ट डीएल को अंदर रखना है, बाकी सब बाहर। अब ये एज इट इज हमने ऊपर नीचे, बी एज इट इज, ये पूरा एज इट इज, यहाँ पे डीएल। अब डीएल लेंथ किसकी देखनी है, सर्कुलर कॉइल की। अब सर्कुलर कॉइल की लेंथ यानी हो जाएगा सर्क्यूमफरेंस, और सर्कल का सर्क्यूमफरेंस होता है 2 पाई आर, तो उसका डीएल इंटीग्रेशन इंटू डीएल का आंसर क्या आएगा 2 पाई आर। अब ये 2 पाई और ये 4 पाई कट हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 2, तो मुझे इतना मिलेगा b इज इक्वल टू म्यू 0 आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेस टू 3/2, इक्वेशन नंबर 7। ये आपको फाइनल आंसर भी लर्न करना है, पूरी थियरी तो लर्न करनी है, फाइनल आंसर भी लर्न करना है, क्योंकि कभी भी ये न्यूमेरिकल में यूज हो सकता है। अब दूसरा, अगर मुझे इसको डायरेक्शन देनी हो, सो वेक्टर फॉर्म ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज बी, देखो डायरेक्शन दे दिया ऊपर, बी इज इक्वल टू म्यू 0 आई आर स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज़ टू 3/2, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे थी, अलोंग दी एक्स एक्सिस, तो इसलिए एक्स एक्सिस की वजह से यहाँ पे हमने लगाया है आई कैप। तो ये उसका नॉर्मल आंसर है और ये उसका वेक्टर फॉर्म वाला आंसर है। तो आप लोगों को वेक्टर फॉर्म तक लाके कंप्लीट करना है, ठीक है। तो बायो-सावर्ट का लॉ क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, बायो-सावर्ट लॉ कैसे आया, पहले हमने वो देख लिया। उसके बाद में सर्कुलर बायो-सावर्ट का लॉ का यूज करके सर्कुलर कोइल जिसके ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो उसके ऊपर एक पॉइंट लेना है और उस पॉइंट के ऊपर की मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, और ये इक्वेशन आपको याद रखना है, फाइनल में इतना डिराइव होना चाहिए। ओके, ठीक है, थैंक यू।